अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 3 शुरू करेंगे। ठीक है, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा मैटर के बारे में, मतलब उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। अब हम मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हमने सेकंड में। अब हम उसमें और डिटेल में चलते हैं, जो कि है हमारा क्या, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में काफ़ी पुराने, मतलब नियर अबाउट 500 BC के आसपास से बातें चल रही हैं कि एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, या इनसे रिलेटेड कोई बातें। ठीक है, जो एंशियंट फिलोसोफर्स थे उनका ये मानना था, एंशियंट फिलोसोफर्स थे उनका ये मानना था कि जो भी मैटर होता है, अगर हम उसको काटते जाएंगे, काटते, जैसे मान लीजिए हमारा ये कोई मैटर है, इसको हमने हाफ़ किया, फिर इसके बाद उसको हाफ़ किया, फिर इस हाफ़ को हाफ़ किया, इस तरह से करते करते हम एक पॉइंट पे ऐसा पहुंचेंगे जब एक हमको पार्टिकल मिलेगा, एक पार्टिकल मिलेगा जो कि अनडिविजिबल होगा, जो कि क्या होगा, अनडिविजिबल होगा। ओके, जो कि क्या होगा, अनडिविजिबल होगा। इस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया एटम्स। ठीक, या हिंदी में उसको बोलते हैं परमाणु। ओके, तो एटम्स का नाम दिया गया। एटम्स का बेसिक मीनिंग होता है लैंग्वेज के, ये एक एक्चुअली ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ही होता है इनडिविजिबल। ओके, तो ये सारी बातें एंशियंट फिलोसफर्स की मानने की थी। हालांकि ये सारी बातें उन्होंने ऑन अ थियोरेटिकल बेसिस कही थी। उन्होंने इस पर कोई भी, मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे नहीं की थी। मतलब ये कि हम इस पर एक्सपेरिमेंट पे बताएं, एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूव करें कि मैटर जो होता है वो स्प्लिट करते करते हम एक ऐसे पार्टिकल, एक ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे, उसको छोटा करते करते, जहां पर वो अब अनडिविजिबल हो जाएगा, उसी को उन्होंने बोला कि ये मैटर है। ठीक, लेकिन जैसे जैसे साइंस एडवांस होती गई, वक्त बदलता गया, तो कुछ लॉज आए। ठीक है ना, कुछ लॉज आए जिनको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, केमिस्ट्री के ये सबसे बेसिक लॉज होते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, इसमें जो फर्स्ट लॉ था, जो इसमें सबसे पहला लॉ था, वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी लेवोइजियर। एंटोनी लेवोइजियर, इन्हीं को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी बोला जाता है। ठीक है, एंटोनी लेवोइजियर ने ही 1774 की ये बात है, 1774, इन्होंने एक लॉ प्रपोज किया जिसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहता था कि ड्यूरिंग, मतलब ड्यूरिंग केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मास कंजर्व होता है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मास इज कंजर्व्ड। मास इज कंजर्व का, मास इज कंजर्व होने का मतलब कि हम जो भी मास इनिशियली लेंगे वही हमको फाइनली मिलेगा। मतलब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और हमको मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और हमको क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम मान लें कि कार्बन हमने लिया 6 ग्राम, ओके, ऑक्सीजन हमने लिया 8 ग्राम, तो हमको जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी ग्राम मिलेगी, वो हमको 14 ग्राम्स मिलेंगी। ओके, या अगर हमने इसको 12 ग्राम लिया, इसको 32 ग्राम लिया, तो ये हमको कितना मिलेगा, 44 ग्राम मिलेगा। कहने का मतलब ये कि इधर जो मास है एरो के, वो इधर के इक्वल होगा। ओके, तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेसिकली इसका कहने का मतलब ये कि रिएक्शन में जो भी हम इनिशियली मास लेंगे वो फाइनल जो भी चीज़ बनेगी उसके इक्वल होगी। ठीक, जैसे और भी हम इसमें एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ए सबस्टेंस है, बी सबस्टेंस से रिएक्शन कर रहा है और हमको ए बी मिल रहा है। ओके, तो हमने कहा कि ए जो है 10 ग्राम है और बी जो है 30 ग्राम है। ओके, तो ए बी कितना ग्राम होगा, एज यूजुअल दोनों प्लस कर देते हैं तो हमको कितना मिल जाएगा, 40 ग्राम्स। ओके, तो इसमें मास क्या है, कंजर्व्ड है। ठीक है ना, मास इज कंजर्व, तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, इसी में हमारे पास दूसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ओके, प्रोपोर्शंस का माने वही रेशियो। ठीक है,
कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये जो लॉ है ये एक साइंटिस्ट थे जोसेफ प्राउस्ट, इन्होंने इसको प्रपोज किया था, ठीक है, इन्होंने दिया था इसको। ये लॉ क्या कहता है कि जब कभी कोई भी चीज़ कंबाइन होती है, मतलब जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हुआ, तो ये हमेशा एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है, ऐसा नहीं कि रैंडमली कंबाइन हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों मिलते हैं तो वाटर बनता है। तो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे। जैसे फिक्स रेशियो का मतलब ये, हाइड्रोजन अगर 2 ग्राम लिया जाए तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना ग्राम होगा, 32 ग्राम, सॉरी ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को अगर हम 2 ग्राम्स ले रहे हैं तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना होगा, 16 ग्राम। तो ये हमको क्या मिलेगा, 18 ग्राम वाटर मिलेगा, ठीक। तो अगर हम इसका रेशियो देखते हैं तो 1:8 के रेशियो में हमेशा वाटर बाई मास कंबाइन होता है, ठीक है। तो जोसेफ प्राउस्ट का ये लॉ क्या कहता है कि जब कोई भी केमिकल कंपाउंड बनता है तो ये हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जुड़ता है, ठीक है ना, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जुड़ता है या फिक्स्ड रेशियो में जुड़ता है, मास के और नंबर ऑफ एटम्स के भी, ओके। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स काफ़ी पूछे जाते हैं, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस लेक्चर में लगा लेते हैं जिससे हमको आइडिया हो जाए कि इन दोनों लॉज को कैसे हम किसी क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आए हुए हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस में रहते हैं ये। तो दोनों को हम देख लेते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम अप्लाई करेंगे दोनों लॉज को, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्टिंग विथ 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड 5 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको लिखना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है रिएक्शन, ओके। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रही है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमको लिखना पड़ेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो क्वेश्चंस में गिवन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2 ग्राम ली गई है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 ग्राम लिया गया है, 5 ग्राम वाटर बन रहा है। तो सोडियम क्लोराइड का नहीं गिवन है तो हम इसको x मान लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा कि 2 ग्राम प्लस 10 ग्राम इक्वल्स x प्लस 5 ग्राम। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल्स टू 7 ग्राम, ओके। तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 ग्राम। तो हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया, देखिए ध्यान से, इधर और इधर देखिए, दोनों तरफ मास इक्वल किया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो लॉ अप्लाई हो रहा है वो कौन सा होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके। तो ये क्वेश्चन किस पे सॉल्व होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे, क्योंकि एक तरफ का हमको सारा मास पता था, दूसरी तरफ में एक कम था। तो हमने इस तरह से करके उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में ला के कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या करें अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाई मास टू फॉर्म वाटर, ओके। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, वाटर बन रहा है, ओके। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है तो वाटर बन रहा है, ठीक है। तो 1:8 के रेशियो में कंबाइन हो रहा है तो वाटर बनता है। तो ये जो है हमारा हाइड्रोजन कितना ग्राम लिया गया है, तो देखिए व्हाट वुड बी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली रिएक्ट विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस मान लीजिए 3 ग्राम गिवन है, तो अब इस 2:8 में करेंगे तो ये 24 ग्राम हो जाएगी। तो हमको ईजिली पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब 1:8 का रेशियो है तो 1 अगर 3 ग्राम है तो 1:8 रेशियो क्या होगा, 24 ग्राम। तो 24 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, ओके। तो ये वाला इसमें कौन सा लॉ अप्लाई हुआ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ओके। तो ये जो हमारा लॉ था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसको किसी किसी बुक्स में डेफिनिट प्रोपोर्शन भी लिखा रहता है, ओके। कांस्टेंट की जगह डेफिनिट प्रोपोर्शन भी लिखा रहता है। तो बातें सेम होती हैं, खाली नाम अलग है, ठीक है। कांस्टेंट या डेफिनिट, ठीक है, दोनों नाम लिया जा सकता है, ओके। तो ये थे हमारे 2 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल
कॉम्बिनेशंस। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।